हाँ बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूरी चर्चा करी थी। आज अपने उसी से आगे बढ़ते हैं, जिसमें जो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस था वो आप लोगों को बता दिया गया था। तो जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होना होता है स्पर्मेटिड से। आज जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसमें 2-3 पॉइंट हैं। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, टाइप्स ऑफ स्पर्म और लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म, और कुछ इसके स्पर्म के मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं इसमें, शुक्राणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जो मेल गैमिट है, नर युग्मक है यानी स्पर्म है, ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है और इसका मुख्य कार्य ये होता है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जो एग होता है, अंडा होता है, ओवम होता है, उसको सक्रिय करना, और जो इसमें अपने अयुग्मित गुणसूत्र होता है उसको अंडे को प्रदान करना। लैंगिक कार्य में लैंगिक जनन के दौरान अंडों को सक्रिय करना और अगुणित गुणसूत्र को अंडे को प्रदान करना। तो एक जो टिपिकल अपन कह सकते हैं मैमल का स्पर्म होता है, वो जो ये डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, इसके अंतर्गत अपन इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। एक अपन कह सकते हैं कि मैमेलियन स्पर्म का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हेड है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा शीर्ष या हेड, बीच वाला मिड पीस मध्य खंड, और नीचे वाला जो है टेल या पूंछिए हिस्सा। सबसे पहले इसमें अपने इसके हेड की बात करते हैं। जो शीर्ष या हेड है, ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे ये अंडाकार हो सकती है, चपटी हो सकती है, आपके नुकीली हो सकती है, चम्मच के आकार की का हो सकता है हेड। जैसे ये नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखाया है, जिसमें एम्फिऑक्सिस के स्पर्म का स्ट्रक्चर है, टोड फिश के, टोड का, कैमेलियन का, बर्ड्स के, रैबिट के, क्रेफिश, एस्केरिस, पेलिमोन और आपके गैल्चा। तो ये जो स्पर्म का स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाया है, इसके हेड को यदि अपन ध्यान से देखें तो इसमें किसी का आकार अंडाकार है, किसी का नुकीला है, किसी का अलग अलग शेप का पाया जाता है। जो शीर्ष भाग है, इसमें 2 मुख्य रचनाएं होती हैं। एक रचना होती है आपके केंद्रक और दूसरी रचना होती है एक्रोसोम। यानी हेड वाला हिस्सा है मुख्यतः आपके केंद्रक और एक्रोसोम से बना हुआ होता है, और ये जो केंद्रक का कार्य है वो आनुवंशिक जेनेटिक्स मटेरियल प्रोवाइड करना, और जो एक्रोसोम का कार्य है वो उसको एक्टिवेट करना, स्पर्म को सक्रिय करने से मतलब है। यदि इसकी केंद्रक वाली संरचना की बात करें तो इसका जो ये ब्लैकिश स्ट्रक्चर अपन को दिख रहा है, अधिकांश भाग जो हेड का है वो इस केंद्रक से बना हुआ होता है, और इसकी आकृति भी जो है अपने क्या कहते हैं स्पर्म की, वो इसी पे ही डिपेंड करती है, केंद्रक के साइज और शीर्ष पर किस तरह से मौजूद है। केंद्रक के जो एक तरह से डबल मेम्ब्रेन से आबद्ध वाली संरचना है, और इसके जो ब्राय झिल्ली होती है, केंद्रक की बाहरी झिल्ली होती है, उस पर एक बेसल प्लेट आधारीय भाग होता है, उसको आधार पट्टिका कहते हैं, और केंद्रक की झिल्ली पे कोई भी किसी प्रकार का छिद्र जो है वो नहीं पाया जाता। केवल कुछ जो मैमल्स होते हैं उसकी इस बेसल प्लेट पे छिद्र पाए जाते हैं, बाकी अन्यथा नहीं तो केंद्रक झिल्ली पे किसी तरह का कोई भी छिद्र उपस्थित नहीं होता है। और
केंद्रक का जो शेष भाग है इस शुक्राणु की जो अपन कह सकते हैं ग्रीवा है या नेक है, उस पर लेमिलर बॉडी का निर्माण करती है। इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो अगुणित होते हैं और जो क्षारीय प्रोटीन होता है उसकी सहायता से गुणसूत्र जो है वो दृढ़ता से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस केंद्रक में न तो कोई न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न आरएनए और न कोई लिक्विड पदार्थ। तो तरल का, आरएनए का और केंद्रिका का इसके केंद्रक में अभाव होता है। जो न्यूक्लियोसोम है इस न्यूक्लियस में, वो हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर आर्जिनिन युक्त हिस्टोन प्रोटेमिन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। ये जो आपके प्रोटेमिन प्रोटीन है, ये जो उसमें केंद्रक में उपस्थित डीएनए है उसको कंडेंस करके रखता है। तो कोई भी जो मैच्योर स्पर्म है उसमें जो डीएनए का प्रोटीन है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल की अवस्था में पाया जाता है और ये आनुवंशिक रूप से एक तरह से अक्रिय अवस्था में यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है इस केंद्रक में। तो ये तो हो गया आपके हेड के केंद्रक की बात अपन ने करी। इसके अतिरिक्त इस केंद्रक के ऊपर एक हेड के ऊपर कैप नुमा स्ट्रक्चर है जिसको अपन एक्रोसोम कहते हैं और एक्रोसोम को गैलिया कैपिटिस के नाम से भी अपन जानते हैं। एक्रोसोम क्या होता है कि शुक्राणु का जो सबसे आगे वाला अग्र हिस्सा हुआ वो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य में स्थित होता है। जैसे अपन ने न्यूक्लियस की भी बात करी तो सबसे अग्र हिस्सा इस शुक्राणु का और केंद्रक और इसके मध्य में जो आपके प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है वहाँ पे ये एक्रोसोम जो है वो स्थित होता है। एक्रोसोम का भी जो आकार है, आकृति अलग अलग प्रजातियों में अपने को अलग अलग मिलती है। एक्रोसोम का जो होता है वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से आबद्ध रहती है। जैसे न्यूक्लियस का था अपन ने डबल लेयर बताया था, लेकिन एक्रोसोम जो है वो अपने एक इकाई झिल्ली के द्वारा आबद्ध रहती है और एक तरह से एक्रोसोम में एक्रोसोम जो बना हुआ होता है वो लाइसोसोम का बना होता है और लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, है ना। इसमें इस तरह के एंजाइम हो सकते हैं एसिड हाइड्रोलेजेज, एसिड फास्फेटेज, हाइलुरोनिडेज, एक्रोसोमीन, एक्रोसिन, है ना, कोर्ना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, बाइंडीन। इस तरह के इस लाइसोसोम मतलब जो स्ट्रक्चर है एक्रोसोम का उसमें ये एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। एक्रोसोम और केंद्रक दोनों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है जिसकी अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान भी जिक्र किया था, परफोरेटोरियम। एक्रोसोम और केंद्रक के बीच में स्थित होता है एक परफोरेटोरियम। ये जो इसकी एक्सियल बॉडी होती है यह एक्रोसोमल कोन होता है। जो परफोरेटोरियम है इसको मतलब अपन या तो अक्षीय बॉडी या एक्रोसोमल कोन या सब एक्रोसोमल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। जो कहाँ पे स्थित है, एक्रोसोम और केंद्र के बीच में स्थित होता है। ये जो परफोरेटोरियम है इसका आकार आकृति भी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार की अपने को मिलती है। इसका कार्य क्या है, निषेचन के समय जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है उसमें जो परफोरेटोरियम है एक एक्रोसोमल फिलामेंट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें एक्रोसोम की क्रिया होगी, उस दौरान जो परफोरेटोरियम है इसमें एक्रोसोमल फिलामेंट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण है इसमें एक्टिन प्रोटीन जो उपस्थित होता है उसकी वजह से ये मतलब दृढ़ एक्रोसोमियल तंतु में परिवर्तित होता है। निषेचन से पहले तो जो इसमें जी एक्टिन
अणुभार वाले प्रोटीन पाए जाते हैं वो उपस्थित होते हैं, लेकिन जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया अपन कह सकते हैं प्रारंभ होती है तो ये जी एक्टिन जो है वो एफ एक्टिन में पॉलीमराइज हो जाता है एक्चुअल में। और एक्रोसोमल क्रिया के दौरान ही परफेक्टोरियम में जो आपके मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और जो जी एक्टिन प्रोटीन है वो एफ एक्टिन में बदल जाता है। तो ये इसका एक्रोसोम की महत्व है और जो कार्य करता है। इस शुक्राणु का जो हेड वाला हिस्सा है और इसमें जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है, इसमें कम अणुभार वाले अम्लीय प्रोटीन पाए जाते हैं और ये जो अम्लीय प्रोटीन होने की वजह से इसको अपन एंटी फर्टिलाइजिन भी कहते हैं। तो जो निषेचन के दौरान अंडे ओवम होता है उसके आवरण पे फर्टिलाइजिन एक विशिष्ट प्रकार का रिसेप्टर पाया जाता है, तो उसके प्रति आकर्षित होती हैं ये एंटी फर्टिलाइजिन जो आपने को शुक्राणु के शीर्ष हिस्से पे, हेड वाले हिस्से पे ही अपने को मिलती हैं। तो इस तरह से अपन एक्रोसोम और हेड वाले हिस्से में न्यूक्लियस दोनों को डिस्क्राइब करके हेड वाले हिस्से को कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं अपन इसके जो मिड पीस है। इसका जो मिड पीस है एक्चुअल में ये हेड के हिस्से को अपन कह सकते हैं शीर्ष भाग को गिरवा के द्वारा जोड़े रखता है। वो हिस्सा जो है इसका आपका क्या कहलाएगा, मिड पीस कहलाएगा। इसमें दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। जैसे हेड के हिस्से में न्यूक्लियस एक्रोसोम की बात करी और मिड पीस में अपन सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। तो इसके जो दोनों दो सेंट्रियोल हैं वो दोनों के कार्य भी इनके अलग अलग होते हैं। जो सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल तो न्यूक्लियस के नज़दीक पाया जाता है, इसलिए उसको समीपस्थ तारकाय या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। और ये जो समीपस्थ वाला तारकाय होता है ये फर्टिलाइजेशन के दौरान जो माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण होता है उसमें सहायता करता है, जो समीपस्थ वाला है, मतलब न्यूक्लियस के पास वाला है। और जो इसकी अपन कह सकते हैं स्पर्म की जो सेंट्रल एक्सिस होती है इसके लंबवत स्थित होता है। और जो दूसरा है जिसको अपन डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं या दूरस्थ तारकाय कहते हैं, ये क्या करता है, जो स्पर्म के जो सेंट्रल एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्स होती है, उसका निर्माण करता है। और जो सेंट्रियोल की बेसल बॉडी का निर्माण का काम है वो आपके दूरस्थ वाला जो अपन कह सकते हैं तारकाय या डिस्टल जो सेंट्रियोल है वो करता है। ये जो स्पर्म का जो अपन ने ये बात करी कि सेंट्रल एक्सिस का अक्षीय तंतु का निर्माण होगा, ये बिल्कुल उसी की तरह होती है जिस तरह से अपने फ्लैजिला में होते हैं। 9+2 वाली व्यवस्था होती है कि दो तो सेंट्रल में केंद्रीय तंतु होंगे जो बीटा होते हैं, बीटा तंतु कहलाते हैं, बीटा फाइबर, और 9 जो होते हैं वो अपने पेरिफ्री परिधि की ओर पाए जाते हैं जिनको अपन अल्फा तंतु कहते हैं। तो 9 परिधीय अल्फा तंतु और 2 केंद्रीय आपके बीटा तंतु से मिल करके शुक्राणु के अक्षीय तंतु का निर्माण होता है। और जो आपके प्रॉक्सिमल कह सकते हैं समीपस्थ तारकाय है उसमें जो तंतु पाए जाते हैं वो गामा प्रकार के होते हैं। तो यानी 3 तरह के तंतु हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा तो 9 जो परिधि वाले हो गए और बीटा जो हो गए वह 2 सेंटर वाले हो गए, और जो आपके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है उसके जो तंतु होते हैं वो गामा प्रकार के होते हैं। और एक्चुअल में जो ये अल्फा, बीटा और गामा तंतु की बात करी, ये जो डिफरेंट प्रकार के एंजाइम होते हैं उनके लिए एक्टिव स्थल, सक्रिय स्थल का निर्माण करते हैं। जो अल्फा तंतु है उसमें एटीपीएज, और जो बीटा तंतु होते हैं उसमें एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, और जो गामा तंतु होते हैं उनमें स्पर्मोसिन या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज
एटीपेज एंजाइम के सक्रिय स्थल होते हैं। अल्फा तंतु में तो एटीपीएज और बीटा तंतु में एसिटाइल कोलिन एस्टरेज और गामा तंतु में जो होते हैं वो आपके स्पर्मोसिन या सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होते हैं उनके सक्रिय स्थल होते हैं, ये सब तंतु होते हैं। ये जो मध्य भाग है, मिडिल पीस की बात करें, पर मिड पीस की बात करें, इसमें जो गामा तंतु होते हैं इसके चारों तरफ जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से घिरे हुए रहते हैं। जो अपने मैमल्स हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिल करके एक फीते के समान संरचना बनाते हैं जिनको अपन निबेन कर्ण कहते हैं। और आपके जो हाइड्रोइडिस और आर्बेसिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जो बॉडी पाई जाती है वो अपन कह सकते हैं जो श्वसन के एंजाइम होते हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं, जो ऑक्सीकारक अपन कह सकते हैं फॉस्फोरिलेशन के लिए सक्रिय रहते हैं। तो गामा तंतु के चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो मिलकर के निबेन कर्ण का निर्माण करते हैं। इसी तरह से जो मिड पीस की अपन बात कर रहे हैं, इसके परिधि की बात करें तो इसमें कुछ कोशिका द्रव्य पतली परत के रूप में पाया जाता है जिसे अपन मैनचेट कहते हैं। इसका मैनचेट और निबेन कर्ण का अपन ने डिस्कशन जो स्पर्मियोजेनेसिस की बात करी थी उसमें भी करी थी, तो वही है। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया फीते के समान पाए जा रहे हैं, उनको अपन निबेन कर्ण कह रहे हैं, और जो बचा हुआ अपन कह सकते हैं कोशिका द्रव्य पतली परत के रूप में मध्य खंड पे पाया जाता है उसको मैनचेट कहते हैं। तो जो मध्य खंड है अपना मिड पीस है, इसके पश्च भाग में एक और क्या कहते हैं रिंग नुमा सेंट्रियोल पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, उसको अपन वलय तारकाय कहते हैं, रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। एनुलस या जेनसन वलय के नाम से भी अपन जानते हैं। तो तीन तरह के वैसे सेंट्रियोल की बात हो गई मिड पीस में। एक तो अपन ने बात कर ली समीपस्थ तारकाय, एक दूरस्थ तारकाय और एक रिंग तारकाय। तो समीपस्थ तो जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, और जो दूरस्थ वाला है वो आपके उसके एक्सियल जो फाइबर बन रहा है उसके पास वाला हो गया, जिसके दोनों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको निबेन कर्ण, और कोशिका द्रव्य की परत है उसको मैनचेट, और एक लास्ट में जो रिंग सेंट्रियोल है वो पाई जाती है। ये जो रिंग सेंट्रियोल है इसमें 9+2 वाली व्यवस्था नहीं पाई जाती, और ये एक्चुअल में रिंग सेंट्रियोल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं इनके दोनों ओर, उनको पूंछ के हिस्से की ओर ढकेलने से रोकता है, अपन विस्थापित करने से रोकता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो मिड पीस में ही पड़े रहें, तो रिंग सेंट्रियोल की ये इसमें विशेषता होती है। अब बात करते हैं अपन टेल रीजन की। जो टेल है, पूंछ है शुक्राणु का, वो सबसे लंबा हिस्सा होता है और ये 2 खंडों में विभक्त होता है, प्रिंसिपल पीस और आपके एंड पीस, अंतिम खंड। प्रिंसिपल पीस का मतलब हो गया मुख्य खंड। पूंछ को 2 भागों में बांट दिया अपन ने, मुख्य खंड और अंतिम खंड, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस। जो मुख्य खंड है उस ये पूंछ का अधिकांश भाग बनाता है, जिसमें 9+2 वाली व्यवस्था होती है। मतलब एक तो वही अपने गामा तंतु से घिरे हुए रहते हैं और टेल सीथ का निर्माण करते हैं। और जो मनुष्य में शुक्राणु होते हैं उसमें 2 गामा तंतु के पूंछ का आवरण जो है वो पाया जाता है, एक तो एंटीरियर कॉलम और एक पोस्टीरियर कॉलम को निर्मित करता है। और ये जो गामा तंतु हैं ये एक्चुअल में पावर स्ट्रोक हेतु एक विशिष्ट अनुकूलन है, मतलब मनुष्यों में। और जो अंतिम खंड है, एंड पीस है जो टेल का, वो नुकीला होता है और इसमें 9+2 की रचना इनमें भी पाई जाती है। और शुक्राणु का जो भी संचित भोजन है, शुक्राणु में किसी भी तरह का रिजर्व फूड हुआ, राइबोसोम हुआ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ, आरएनए हुआ, इन सब का अभाव होता है। तो
ये केवल अपन कह सकते हैं फाइब्रस स्ट्रक्चर है, वही टेल का निर्माण जो है वो करता है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ स्पर्म की। जो स्पर्म जो हैं वो आकारिकी दृष्टिकोण से दो प्रकार के होते हैं। एक तो कसाभिका युक्त शुक्राणु फ्लैजिलेटेड स्पर्म, और एक होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड या अकसाभी युक्त शुक्राणु। जो फ्लैजिलेटेड शुक्राणु होते हैं उनमें जैसे नाम ही है फ्लैजिलेटेड, यानी उसमें एक कसाभिका पाई जाती है, फ्लैजिला युक्त होते हैं। और कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जैसे ऑप्सेनस है या टोड फिश है, उसमें दो कसाभिकाएँ भी पाई जाती हैं। तो कसाभिका युक्त तो हो गए एक फ्लैजिलेटेड, और कुछ हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड जिसमें किसी तरह की कसाभिका नहीं होती है। इन शुक्राणुओं में कसाभिकाओं का अभाव होता है। तो दो तरह के शुक्राणु जो हैं पाए जाते हैं। जो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म है उनका उदाहरण है एस्केरिस और प्रोकैम्ब्रस और एस्केरिस में इस तरह के शुक्राणु जो है वो पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म कि शुक्राणु की जीवन अवधि कितनी होगी, लाइफ स्पान कितना होगा। जब शुक्राणु सक्रिय अवस्था में होता है और कोई अधिक तापक्रम नहीं है और भोजन भी अनुपलब्ध है, तो उस अवस्था में इसकी जीवन की अवधि 55 से 60 मिनट तक की होती है। लेकिन यदि शांत विश्राम अवस्था है और नर व मादा का जो प्रजनन पथ या कोल्ड स्टोरेज में शुक्राणु जो हैं वो कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। शांत विश्राम अवस्था, नर व मादा का जो प्रजनन पथ है या कोई कोल्ड स्टोरेज में शुक्राणु को कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन सक्रिय अवस्था में और अधिक तापमान यदि नहीं हो और भोजन अनुपलब्ध हो तो उस की जो जीवन अवधि है वो 55 से 60 मिनट तक की रहती है। यदि अपन इसके कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें स्पर्म मेटाबॉलिज्म की, तो जो अपने फ्लैजिलेटेड गमन करते हैं, ये कसाभिकीय गमन होता है, और जो इसके अंदर उपस्थित अपन कह सकते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो उसके लिए उनको एटीपी से ऊर्जा मिलती है। मतलब जो स्पर्म है वो अपनी कह सकते हैं कि गमन करने के लिए फ्लैजिला से गमन करता है, तो उसके लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो ऊर्जा है वो उसको एटीपी से मिलती है। और जो शुक्राणु के मेटाबॉलिज्म में जो एटीपी का उत्पादन है वह श्वसन तथा ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा करता है। ये मतलब शुक्राणु मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो श्वसन और ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसकी सहायता से एटीपी की मतलब कह सकते हैं अपन उत्पादन जो है वो इसमें होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो उससे संबंधित होता है, और जो अपने रेस्पिरेशन से संबंधित जो साइटोक्रोम की श्रृंखला होती है, एंजाइम जो पाए जाते हैं अपने इसके मिड पीस में, वो सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो शुक्राणु ऑक्सीजन का उपभोग वसा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ग्लिसरॉल के ऑक्सीकरण हेतु करता है। मतलब स्पर्म भी है वो ऑक्सीजन का उपभोग करेगा, लेकिन किसके लिए करेगा? जो भी इसमें फैट, वसा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ग्लिसरॉल होता है उसके ऑक्सीडेशन के लिए करता है। यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो उस अवस्था में जो शुक्राणु हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो एटीपी का उत्पादन होता है उसको काम में लेता है। जो इसमें फ्लैजिलेटेड गमन की बात करी अपन ने, कसाभिकीय गमन होता है, उसमें जो एटीपी एज के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, एटीपी एज एंजाइम के द्वारा, उसको ये काम में लेता है। और जैसे गामा तंतु में बताया था एटीपी एज एंजाइम पाए जाते हैं और एक मायोसिन समान प्रोटीन पाई जाती है। तो जिन शुक्राणु में गामा तंतु का अभाव होता है उसमें जो अल्फा तंतु पाए जाते हैं वो कसाभिकीय गमन में सहायक होते हैं। यानी जो
मतलब एटीपी है उससे मतलब गमन के लिए ये ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से अपने जो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद टाइप्स ऑफ स्पर्म की बात कर ली अपन ने, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात कर ली, लाइफ स्पान की बात कर ली और स्पर्म मेटाबॉलिज्म की बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को oogenesis और इससे आगे की बात करेंगे। थैंक्स बच्चों।